like the voice quality is good or not. एंड मैंने स्क्रीन भी शेयर की हुई है, एक बार ये भी कंफर्म कर दीजिए कि आप स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं या नहीं। चलो मैं एक बार आके देख ही लेता हूँ टेक्स्ट में। बच्चों एक बार बताइए वॉइस क्वालिटी एंड स्क्रीन शेयर आप देख पा रहे हो या नहीं। यस सर। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई हैज ट्रांसफर्ड लाइक अप्रोक्स 2,10,000 करोड़ रुपए डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इट्स ओके, बताऊंगा इसके बारे में भी। सो दिस द गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत Sir, your दास। screen is not visible. Screen is not visible. Okay, Yeah. let me. बेटा आप देख पा रहे हैं आप सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, तो हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सो रिसेंटली आरबीआई हैज ट्रांसफर्ड अप्रोक्स कितना 2,10,000 करोड़ रुपए डिविडेंड टू द गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024. Okay, it's good, nothing wrong in this. So this is the RBI governor Shaktikant Das and government of India. This is the emblem of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम ऑफ अशोकन पिलर। ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, चलते हैं। अब ये मेजर मुद्दा है। सो अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 18-19 आरबीआई हैज ट्रांसफर्ड 1,76,000 करोड़ रुपीस, उसके बाद थोड़ा कम ही रहा है, लेकिन दिस ईयर इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो हाउ गवर्नमेंट इज गोना टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ये शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा। गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टैक्सेस के द्वारा। लेट से गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपए आए और गवर्नमेंट ने उस 100 करोड़ रुपए में से खर्च करा। लेट से 100 करोड़ आए, 100 करोड़ तो खर्च कर ही दिया, एडिशनल 50 करोड़ और खर्च कर दिया। सो देयर इज दिस गैप 50 करोड़ का, इसको बोलते हैं डेफिसिट। बजट डेफिसिट भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब बजट डेफिसिट कितना है, 50 करोड़। इट इज द दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब भाई 50 करोड़ तो आपको टैक्स मिल गया, बाकी आप कैसे पूरा करने वाले हो? तो यू आर गोना टू टेक लोन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बिकॉज दिस टाइम आरबीआई हैज ट्रांसफर्ड अ ह्यूज सरप्लस। पास्ट से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द डेफिसिट। तो ये याद रखना है। अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट, इसको कम करने का टारगेट है बाय 2025, 5.1 करने का टारगेट है। 5.1 किसका, जीडीपी का। अब ये कुछ होता है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। बस ये याद रखो कि ज्यादा सरकार को पैसा मिला है तो सरकार जितना ज्यादा खर्च करती है टैक्सेस के ऊपर भी बोरो करके, ये उसको ब्रिज करने में हेल्प करेगा। तो जस्ट रिमेंबर दैट थिंग इन माइंड। सो क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो अगर किसी को चाहिए, यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, तो यू मे आस्क, उसमें लिबर्टी है। मैं सिर्फ आपको उतना ही बता रहा हूँ विच इज नीडेड। सो दिस इज ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबको पता है, और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज नहीं है। नाउ हमेशा देयर इज दिस कंटेंशन होती है, रिफ्ट होती है, किसके बीच में, आरबीआई एंड दी गवर्नमेंट। ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। एंड सी, लुक एट दिस कार्टून, ये वे बैक है 2018-19 का, व्हेन अरुण जेटली वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, और यहाँ पे है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई और दैट मैन हैज रिजाइंड। इन्होंने आर्गुमेंट दी थी पर्सनल रीजन की वजह से। ठीक है, तो देयर इज दिस फ्रिक्शन होती है। अब इस फ्रिक्शन को समझने के लिए 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, किसी भी इकोनॉमी को जब आप समझते हो, चलो यहाँ पे थोड़ा समझ ही लेते हैं। किसी भी इकोनॉमी को जब आप समझते हो, आपको 4-5 पॉलिसी हेड पता होने चाहिए। 4-5 ब्रॉडर थिंग्स यू शुड नो। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आपके देश में कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो ज्यादा है, कम है, कितना कैश सर्कुलेट हो रहा है तुम्हारी इकोनॉमी में।
फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ रेफरेंस 2016 में जब हमारे देश में 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस टाइम पे 16 लाख करोड़ के आसपास था। तो ये कैश फ्लो कितना है, कम है या ज्यादा है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना, कितना है। और तीसरा क्रेडिट फ्लो को, क्रेडिट फ्लो किसको कितना क्रेडिट मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और लोन के लेने का डायरेक्ट कोरिलेशन है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, लोग लोन कम लेंगे। तो दीज आर दी ब्रॉड व्हाट आई से पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो मॉनेटरी पॉलिसी में देखता है। और मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक इसको चलाता है, सेंट्रल बैंक। इन इंडियाज केस दैट सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। अच्छा, आप में से मुझे ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे से फिजिकल क्लास में पहले मतलब ऑफलाइन पढ़ चुके हैं? ऐसे कुछ बच्चे हैं सारे, मतलब फर्स्ट टाइम ही, फर्स्ट या सेकंड टाइम ही मेरे से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में? एनीवन? So this is my first class. ओके, एंड बाकी बच्चे कोई मेरे से पढ़ा हुआ हो? No, sir, this is also my first class. ओके ओके, चलो ठीक है, देखते हैं फिर। सो ये एक हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आया? थोड़ा मैं छोटा करके बता रहा हूँ सो दैट आप ज्यादा समझ पाए। सो दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपको पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे अभी क्रिटिकल एक पॉइंट मैं बताता हूँ होता क्या है। अगर आपके देश में कैश फ्लो बढ़ेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो इससे होगा क्या? डिमांड बढ़ेगी, है ना। अभी देखो, लेट्स से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी डबल कर दे, आप सभी की फैमिली अर्निंग अगले महीने से डबल हो जाए, तो व्हाट इज गोना टू हैपन? तुम सभी लोग है ना ज्यादा खर्च करोगे, तुम्हारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी, तुम ज्यादा चीजें खर्च करोगे, ज्यादा गुड्स परचेज करोगे, ज्यादा सर्विसेज परचेज करोगे। अब जब ये डिमांड बढ़ गई, इसके बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। देयर आर मेनी पॉजिटिव एस्पेक्ट टू इट। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? डिमांड बढ़ी, बहुत सारे फायदे होंगे हमारे देश में। अगर ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ी तो जॉब्स बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी हमारे देश में, जॉब्स बढ़ेंगी, इट्स गुड। हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारे देश से पॉवर्टी कम होगी, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो इट्स अ गुड थिंग कि आपके देश में डिमांड बढ़ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है, और वो इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट ये है कि जिस भी देश में डिमांड बढ़ती है तो होता क्या है, सप्लाई को बढ़ने में एक टाइम लैग लगता है, टाइम लैग होता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी भी देश में शॉर्ट टर्म में एकदम से बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, पैसा आया तो डिमांड बहुत तेजी से बढ़ सकती है, बट आपके देश में प्रोडक्शन को बढ़ने में टाइम लगेगा। आप मान के चलिए कि इस साल एक लिमिटेड ज्योग्राफी में लोगों के पास जो कैश फ्लो है वो 20-30% बढ़ गया, लेकिन अब लोगों ने ज्यादा कारें खरीदनी चाहिए। अब जो महिंद्रा कार बना रही है उसकी तो फिक्स प्रोडक्शन है ना, 10,000 कार ही बना सकती है, शायद उसका जो प्लांट है वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा हो। अब अगर उसको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो एक नया लैंड खरीदना पड़ेगा, नई प्लांट लगानी पड़ेगी, और वो भी शायद सस्टेनेबल हो या ना हो। आई विल गिव यू द एग्जांपल, देयर इज दिस कार ऑफ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, 1 साल की वेटिंग है, 1 साल से पहले मिल ही नहीं रही है, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिमांड। डिमांड शॉर्ट टर्म में बढ़ सकती है, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। आप सभी लोगों को कोविड में याद हो, एकदम से N95 मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट्स, इन सब की डिमांड बढ़ी, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी। सप्लाई को टाइम लैग लगता है। अब इसी टाइम लैग में क्या होता है, डिमांड तो बढ़ गई, सप्लाई नहीं आ रही है, तो इन्फ्लेशन हो जाती है। एंड इन्फ्लेशन इज अ वेरी डेंजरस थिंग, स्पेशली फॉर पुअर्स। गरीब लोगों के लिए इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। तो अगर किसी भी देश में इन्फ्लेशन बढ़ी, वो गरीबों को अफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन को हम ये बोलते हैं, इन्फ्लेशन इज अ टैक्स ऑन पुअर्स। तो इतना ज्यादा ये गरीब लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, डिमांड बढ़े लेकिन इतनी हो कि इन्फ्लेशन कम से कम रहे। तो आइडियल लेवल ऑफ कैश फ्लो होना चाहिए, ज्यादा होगा डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, कैश फ्लो तुम बिल्कुल ही कम कर दोगे तो फिर डिमांड तो, इन्फ्लेशन तो चलो कंट्रोल हो गई पर फिर डिमांड ही नहीं रहेगी। तो देयर हैज टू बी आइडियल रेट। और ये कैश फ्लो किससे मेंटेन होता है? इंटरेस्ट रेट से।
अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो कैश फ्लो कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो कैश फ्लो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे कोई भी सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन हो जाए वो चलेगा, लेकिन ग्रोथ कम नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आरबीआई चाहता है कि भाई प्रोडक्शन चाहे कम हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्फ्लेशन आपकी कम होनी चाहिए। सो देयर इज दिस व्हाट आई से पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, सो ये समझ में आया या एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट? अब एक पॉलिसी डोमेन हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा पॉलिसी डोमेन होता है फिस्कल पॉलिसी। वेरी इंटरेस्टिंग, अभी के प्रेजेंट इलेक्शन में भी बहुत जिक्र था इसका, फिस्कल पॉलिसी। सो इट इज द दैट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जहां पे सरकार क्या करती है, रिसोर्सेज कलेक्ट करती है आप सब लोगों से टैक्स ले लेगी। आप सब लोगों से सरकार टैक्स लेगी, टैक्स लेके सरकार के पास पैसा आएगा और इसी पैसे को सरकार खर्च करती है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करेगी, R&D पे खर्च करेगी, आपको सिक्योरिटी देगी, डिफेंस पे खर्च करेगी, सब्सिडी देगी, डेवलपमेंट पे खर्च करेगी। और यहाँ पे यही होता है, एक अच्छी सरकार आपसे टैक्स इफिशिएंटली लेती है और आपके ऊपर जो खर्च करती है दैट शुड बी प्रोडक्टिव। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आपके ऊपर पैसा खर्च करना है। ओके, सो दिस इज दी। तो फिस्कल पॉलिसी में सरकार किसी भी तरीके से आप लोगों से पैसा लेती है, टैक्सेस से पैसा लेती है और उसको आपके लिए खर्च करती है। दिस इज द पॉलिसी डोमेन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो आप पैसा कहाँ से ले रहे हो, कौन से टैक्स से ले रहे हो या लोन लेके ले रहे हो, पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हो, ये सारा आता है तुम्हारा फिस्कल पॉलिसी डोमेन में, जो करती है तुम्हारी गवर्नमेंट, सरकार। अच्छा, सरकार को ये पावर किसने दी कि भैया आप आप क्यों, मतलब हु गिव यू दैट अथॉरिटी कि आप किस डायरेक्शन में पैसा खर्च करोगे, लोगों से कितना पैसा लोगे? तो ये अथॉरिटी कौन देता है? ये आपको मिलता है डेमोक्रेटिक मैंडेट से। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मैंडेट। और वो डेमोक्रेटिक मैंडेट आपको कहां से मिलता है? इलेक्शन से मिलता है। अब आप देखिएगा ना, 2024 में इलेक्शन चल रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी अपना लड़ रही है, इंडिया अलायंस अपना लड़ रहा है, और दोनों में से लोग जिसको मेजोरिटी देंगे तो उन लोगों को डेमोक्रेटिक मैंडेट मिल गया। लोगों ने आपको चुना है, पब्लिक ने आपको चुना है टू रूल अस, टू मेक पॉलिसीज फॉर अस। ओके, अच्छा, what I am thinking, this is a suggestion कि I will give you the detail of what is the manifesto of BJP, what is the manifesto of Congress, और वहां पे कुछ की पॉलिसीज है, if you want, आज की क्लास के लिए। what do you say? Yes, sir. है ना, इट्स अ गुड। बाकी बताओ बच्चों, पार्टिसिपेट करो। Yes, sir. या और आप मुझको कुछ और सजेशन दे सकते हो, अदर थिंग यू वांट टू लाइक आस्क, या कुछ भी हो। अच्छा, पार्टिसिपेट करा करो, इट्स वेरी टायरिंग Uh, इन sir, ऑनलाइन। बताओ। sir, key economic points that affect businesses. बस वो ओके, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, है ना, यही मैं बता रहा हूँ, यू मे आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। आप सभी लोग है ना, इसमें जो भी है मेरे से पूछ सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। सो पहला पॉइंट इन्होंने बोला, या लेट से थोड़ा और मैंडेट डिस्कस कर ले कि हम क्या करेंगे आज की क्लास में। लाइक की पॉइंट इज, व्हाट आर द थिंग्स दैट अफेक्ट बिजनेसेस और जॉब क्रिएशन।
है ना, और व्हाट आई से कि एम्प्लॉयमेंट. Okay, so let's start with this thing. There is the concept of manufacturing in India. Manufacturing in India. What you need? First of all, you need a good workforce. Good workforce. Human resource में बोल सकते हैं human resource. क्या क्या फीचर है उस human resource का? That should be having a good skill. Okay. That should be having a good health. अच्छा स्किल हो, अच्छी हेल्थ हो, और wages. Wages should be very good. Definitely out of box thinker हो. Now इंडिया में अगर तुम यहाँ पे देखते हो तो अगर आप इस साइड में देखें, मैन पावर वाली में देखें, तो स्किल के केस में वी लैक इन दिस एरिया. आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से सुना होगा कि इंडिया में आपको डिजायर्ड वर्क स्किल का, सेट ऑफ स्किल का आपको लोग मिलना बहुत डिफिकल्ट है. बिल्कुल सही बात है, बहुत डिफिकल्ट है, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता. तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोना टू डू, इंडिया में देयर इज दिस स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव. बहुत सारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. और आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम बहुत ज्यादा वोकेशनल लर्निंग को हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. लाइक स्किल बेस्ड कोर्सेज, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर स्किल सीखें और उस स्किल के बेसिस पे आपको एक जॉब लग जाए. तो दिस इज लाइक वन ऑफ द गुड थिंग. This is one of the area. Now another thing is this wages. Wages इंडिया में देख रहे हो तो इंडिया में wages are like, अगर आप वर्ल्ड से कंपैरिजन करें तो we are having good wages. मतलब अच्छे चीप है. चाइना के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो 50% है. चाइना में दी wages are having 2x. Now you need good technology. For example, if you want to promote e-vehicle, तो how you are going to promote it? या तो तुम्हारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होंगे. डोमेस्टिक में लेट्स से टाटा, महिंद्रा, do they have that kind of technology? तो एक इशू ये है, what you can do, इनको कुछ इंसेंटिव दे सकते हो आप. अब ये जो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है ना, जो डोमेस्टिक प्लेयर के साथ, ये शॉर्ट टर्म में सॉल्व नहीं होती. इनको, टाटा और महिंद्रा को, एक बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए वी नीड टू गिव देम टाइम. इस बीच में व्हाट यू कैन डू, अदर आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. विदेशी कंपनियों के लिए आप इंडियन मार्केट को अट्रैक्टिव बना सकते हो. There is this speech of PM Modi where he has said for foreign investors कि please come to India, because in India we have 4 Ds. पहला, डिमांड. इंडिया इज 145 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है और बहुत सारी है अभी एस्पिरेशनल है. बहुत सारे लोगों के पास एसी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कार नहीं है, टीवी नहीं है. तो देयर इज दिस पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ह्यूज डिमांड. इस देश में आपको डिमांड मिलेगी. आइए, फ्यूचर में आप ज्यादा कारें बेच पाओगे. आप देखिएगा जापानीज ऑटोमोबाइल मार्केट ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है. पिछले 20 सालों से जापान की इकोनॉमी ने ग्रो ही नहीं करा है. तो वहां पे लोगों के पास बहुत ज्यादा, वहां पे नई कारें नहीं बिकती है. तो यहाँ पे अब आपके पास क्या ऑप्शन है. तो इंडिया में आप आइए, डिमांड है. दूसरा, इन इंडिया इन्होंने बोला इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब है वी आर अ ओपन सिस्टम. ओपन है,
कुछ भी हिडन नहीं है, फेयर है, जस्टिस है, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है, दे डू नॉट वांट टू गो टू चाइना nowadays. China is a very hidden mechanism. They give huge preferences for their indigenous company. Plus they also give them copyrights भी इतने ज्यादा नहीं है। आप एक बार कभी देखिएगा, चाइना ने हर एक इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट को कॉपी किया हुआ है, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। तो हमारे देश में ये भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो पहला आपका हो गया, इन इंडिया वी हैव डिमांड, इन इंडिया वी हैव डेमोक्रेसी। थर्ड इन्होंने बोला, इन इंडिया वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका मतलब है द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज जस्ट 27 ईयर्स। हमारा देश यूथ देश है, 27 साल एवरेज एज है बस। बाकी देशों में देखोगे, चाइना में 37 है, यूरोप में देखोगे 40+ है। तो इंडिया इज अ यंग नेशन, तो लेबर फोर्स आपको अच्छी मिलेगी। तो पहला डिमांड है, डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। फोर्थ उन्होंने कुछ और ऐड किया था, व्हाट वाज द फोर्थ? डिमांड, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कुछ होगा फोर्थ भी। तो ये था फोर्थ, कुछ ऐसे ही था, काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा टाइप ही था। तो अब देखिए, पहला है वर्कफोर्स की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया। अच्छा, इसमें है ना, आप देखोगे इसमें आपको फोकस करना है मेनली स्कूल एजुकेशन पे। इसके एक तो हो गया लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है, स्कूल एजुकेशन शुड बी वेरी गुड, जहां पे बच्चे क्रिएटिव बने। देयर हैज टू बी अ चेंज इन सोसाइटी ऑल्सो। सोसाइटी अपनी एस्पिरेशंस को फोर्स ना करे नई जनरेशन पे। अब आप देखो ना, नई जनरेशन पापा बोल के गए हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, दैट बंदा इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिकल एजुकेशन, वो बॉय इज इंटरेस्टिंग इन एविएशन। Hello, sir. Hello.
हेलो सर। हेलो। Hello, sir. Sir, you're not audible. ओके सो कैन यू टेल मी लास्ट पॉइंट अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि बीच में कनेक्शन थोड़ा पुअर था, आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि इन इंडिया एक फार्मर प्रोड्यूस करता है, अमेरिका में दी सप्लाई चेन इज वेरी गुड, फार्म से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने में वेरी गुड सप्लाई चेन। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो आपको ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, रेलवे, रोडवे, रैपिड, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू दिस थिंग, देयर इज दिस प्रधानमंत्री हैव लॉन्च योजना कृषि उड़ान। कृषि उड़ान, अब कृषि उड़ान क्या है? लाइक देयर आर सर्टेन व्हाट आई से पेरिशेबल आइटम जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है। अब उनको पहुंचना है, लेट्स से 1000 किलोमीटर दूर जाना है, बॉम्बे जाना है, मान के चलो दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर। बाई ट्रेन से जाएगा तो जब तक पहुंचेगा वो खराब हो चुका होगा। तो ऐसे में डू वी हैव डेडिकेटेड फ्लाइट्स टू मुंबई फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस? अब आप बोलोगे कि सर फार्मर तो एयरलाइन तो ट्रांसपोर्टेशन देती है, बट ठीक है, बट दैट इज वेरी, कार्गो इज वेरी एक्सपेंसिव। और क्या गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ करे? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर रखा है, कुछ स्पेसिफिक रूट पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एयरलाइंस को कि आप सस्ते में लेके जाइए। अब उससे क्या हो रहा है, जो किसान का पेरिशेबल आइटम है उसके लिए अच्छा खासा नंबर ऑफ फ्लाइट्स है, नंबर ऑफ कार्गो फ्लाइट्स है, और किसानों को हेल्प मिल रही है। बट ये कृषि उड़ान इंडिया के लिए तो नया कॉन्सेप्ट है ना, यूरोप और अमेरिका में तो बहुत पहले से है। तो यू हैव टू डू दिस ऑल्सो। सो अभी तक जो बात की कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करें, वन इज द ह्यूमन, सेकंड इज द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आप डोमेस्टिक कंपनियों की कैसे बढ़ाएं, एफडीआई लेके आए। और व्हाट यू कैन डू इंडस्ट्री अकेडमिया कनेक्ट। इंडस्ट्री और अकेडमिया को आप कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आईआईटी दिल्ली हैविंग अ जॉइंट कोलैबोरेशन विद एनी लाइक टाटा महिंद्रा, तो ये जो रिसर्च हो रही है और प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रिया अकेडमिया इंडिया में बहुत डिस्कनेक्ट है। आपको इसको थोड़ा सा ब्रिज करना है। अब देखिएगा हमारे देश में इंजीनियर जो पढ़ के जाते हैं कॉलेजेस में, और जब वो काम करने जाते हैं, तो वाई देयर इज दिस थिंग कि आपको वो कंपनी फिर 1 साल की ट्रेनिंग दे रही है। वाई? आपने 4 साल तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या किया था? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इंडस्ट्रिया academia disconnect is very prominent in manufacturing sector. सर्विसेज में इतना नहीं है, सर्विसेज में आपको इतना नहीं मिलेगा, बट फॉर एग्जांपल लाइक टिस, व्हाट अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। टिस आपको लेगा, आपको पढ़ाएगा 1 साल में थ्योरी, और 6 महीने के लिए, साल भर के लिए आपसे ग्राउंड में काम कराएगा। जब आप ग्राउंड में काम करेंगे तो यू आर गोना टू डू वंडर्स। आपको पता है सारा। तो दिस इज लाइक मेन फिर मैंने पॉलिसीज बताया, सरकार की अच्छी क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, आपको टैक्स बेनिफिट देने हैं, देन गवर्नमेंट के जो परमिशंस मिलते हैं दैट शुड बी वेरी गुड, एंड देन नेक्स्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दीज आर दी 4-5 ब्रॉड एरियाज जहां पे आप बात कर सकते हैं हाउ टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग। सो आई होप कि इतना काफी है। इफ यू वांट टू आस्क मी मोर यू मे आस्क। कुछ और भी अगर इसके बारे में आपको जानना है तो बातें हम कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है, बताइए कुछ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ।
हेलो सर। जी सर मेरा जनरल क्वेश्चन है सर। बताइए। सर आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, मैंने एमपीएच डाला है। आई डोंट हैव लाइक सॉलिड नॉलेज, दिस जनरल नॉलेज उतना नहीं है सर। सो हाँ हम होता है। कैसे क्वेश्चंस को आंसर करें इन इंटरव्यू, मतलब इफ दे आस्क एनीथिंग जनरल नॉलेज रिलेटेड। देखो इसमें दो बातें हैं, एक तो तुम्हारा आएगा फैक्चुअल बेस्ड, कुछ भी अगर आपसे फैक्चुअली पूछा गया है, अगर आप उसको नहीं बता पा रहे हैं इट्स ओके, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन अगर आपसे कुछ भी ऐसा पूछा जा रहा है जहां पे विच इज ओपिनियन बेस्ड, दे आर आस्किंग योर ओपिनियन हाउ टू सॉल्व दिस, अगर आप वहां पे बोल रहे हैं कि आई डू नॉट नो, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। बट इफ दे आर आस्किंग समथिंग कि हाउ टू डू, लाइक हाउ टू डू थिंग्स, इंडिया के सामने अभी क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं आप बताइए, तो वो अगर आप नहीं बता पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल से दे विल, अभी यहाँ पे क्या है ना, अभी लगभग आप मान के चलिए मेन मेन जितने भी इशू हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइक वी विल डिस्कस सम, एक सेकंड वेट, एक सेकंड बच्चा होल्ड करना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि लाइक कुछ कुछ मेन मेन थीम्स को हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी जैसे एक दो थीम आज भी हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे हेल्थ को, एजुकेशन को, इंडिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हम डिस्कस करेंगे हमारे देश में फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया या एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी ब्रॉडर थिंग्स है ना, इनको हम डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग को कैसे प्रमोट करें, तो इनमें कम से कम तुम्हें एक, यू शुड नो वेयर इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया ये बताओ आर्टिकल 370 क्या होता है, अब वो जब तक तुमने नहीं पढ़ा है तो यू कैन से, ठीक है ना, अब लिमिटेड टाइम में हम जितना ट्राई करेंगे मैक्सिमम कवर करने की। बट अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे कुछ पूछा जा रहा है एंड यू विल से आई डू नॉट नो, इट्स ओके। बट इफ दे आर आस्किंग यू कि व्हाट डू यू थिंक कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अब यू विल के आई डू नॉट नो, तो यहाँ पे दिक्कत है। यू शुड नो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। अगेन इसमें एक और मुद्दा यह यूथ, यूथ क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वुमेन को लेके क्या क्या हमारे देश में इश्यूज हैं। तो ऐसे आपने देखा है ना, इस तरीके के अगर आपने 20 थीम भी अगर आपने कर लिए, 20 थीम्स हो गए, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आप बात बना के यहाँ पे कुछ ना कुछ आप आंसर कर सकते हैं, फिर बहुत ज्यादा आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। चलो जैसे अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ, इसी को ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक अलग अलग थीम। तो आराम से सुनिएगा, ये जो पीडीएफ है ना, एक तो मैं लिखता थोड़ा सा और फेयर नहीं लिखता हूँ, तो थोड़ा क्लियरिटी नहीं होती है, बट ठीक है चलो मैं बताऊंगा अभी आपको। एक सेकंड, मैं एक मुद्दा ही उठा रहा हूँ जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। चलो अब यहाँ पे एक चीज देख लेना। बच्चों सभी लोग रेडी हो, सुन पा रहे हो मुझे? हेलो। हाँ, अब अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ हाउ वी कैन इंश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इंफ्रा डेवलपमेंट कैसे करें, अब इसको यहाँ पे अच्छे से सुनना, सारी डायमेंशन में डिस्कस करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, A4 शीट पे प्रिंट करा लेना, मोर देन इनफ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो, हम अच्छे रोड कैसे बनाएं और अच्छी बेटर कनेक्टिविटी कैसे करें, हम अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग, कहीं भी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डालो, ये की डायमेंशंस रहने ही रहने वाली है। तो व्हाट आर दी इश्यूज, अब यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या यहाँ पे इशू है। सबसे पहला है व्हाट आर दी इश्यूज, तो एक इशू तुम्हारा है सबसे पहला मनी, पैसा, पैसा नहीं है सर, फंडिंग में इशू है ना। हमारे देश में यूरोप जैसे रोड अभी भी नहीं है ना, कुछ एक्सप्रेस वे तो बन गए, लेकिन बहुत सारी जगह आप देखोगे तो यूरोप जैसे नहीं है, अमेरिका जैसे नहीं है।
कुछ लिमिटेड जगह कनेक्टिविटी है, लेकिन पूरे देश में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। तो फंडिंग आप कैसे एश्योर करोगे, कहाँ से मिल सकती है? गवर्नमेंट के बजट से मिलेगी, है ना। गवर्नमेंट का बजट वही फिस्कल पॉलिसी जहां पे सरकार आपसे टैक्स लेती है, टैक्स मनी से क्या पूरा हो पाएगा? तो ये टैक्स मनी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है। व्हाट अदर ऑप्शन यू हैव? प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप। आप देखो ना, बहुत सारे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट प्लेयर करता है। एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली का जो इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 एयरपोर्ट है, वो किसने बनाया? जीएमआर ग्रुप ने बनाया है। अभी आप सभी लोगों ने देखा है जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। तो बहुत सारी हम प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट करते हैं कि आप बनाइए, टैक्स कलेक्ट करना और 10-15 साल में पैसे रिकवर कर लेना, क्योंकि अभी हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, गवर्नमेंट बजटिंग से सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं है तो हम प्राइवेट सेक्टर को हम प्रमोट कर सकते हैं। कहीं पे ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लगाने के लिए तैयार है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इज क्यूरियस कि क्या ये मेरा सस्टेनेबल होगा प्रोजेक्ट। मैं एक हाईवे नॉर्थ ईस्ट में बना रहा हूँ, मैं 1,000 करोड़ खर्च कर पा रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि वो वायबल होगा। दिल्ली में तो कोई भी प्रोजेक्ट वायबल होगा क्या? नॉर्थ ईस्ट में वायबल होगा? तो उनको हम वायबिलिटी गैप फंड दे सकते हैं, वायबिलिटी फंडिंग कर सकते हैं। और एक और बात है, वी कैन प्रमोट, एक लोगों में सोशल को रिवॉल्यूशन ला सकते हैं कि लोगों में यू शुड पे योर टैक्सेस। टैक्सेस ज्यादा आएंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो एक फंडिंग चलो सॉल्व हुई, ठीक है। और अदर इसमें डायमेंशन क्या है? जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते भी हैं, देर आर अनदर उसमें नई नई डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आए, तो देर इज दिस, उससे इन्वायरमेंट को क्या लॉस होगा? अगर हम बना भी रहे हैं ना, कई बार ऐसा होता है, आप देखिएगा, एक दिल्ली से देहरादून के लिए एक वो बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसके लिए हमने बहुत सारे नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रास्ता निकाला है। तो इन्वायरमेंट को लेके भी बड़ी कंसर्न रहती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? तो वी शुड बी हैविंग अ सर्टेन प्लान्स टू मिटिगेट दैट रिस्क। आप देखिएगा, बहुत सारे आप सेंट्रल एशिया में से अगर कोई भी प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, वो इसीलिए अटका हुआ है कि आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तो दिस इज अनदर डायमेंशन कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, यहाँ पे केस फंस जाता है। तो यहाँ पे अभी शायद आप लोगों ने सुना हो, हम चार धाम हाईवे बना रहे थे। चार धाम हाईवे बना रहे थे, कुछ लोगों को शायद ध्यान भी हो, मैं एक हिल स्टेशन का नाम भूल गया हूँ। पिछले साल ही वहां पे लगभग 1200-1300 घरों पे क्रैक स्टार्ट हो गए, घर थोड़ा जोशीमठ। नीचे धंस गए। हाँ, जोशीमठ। तो जोशीमठ। यस यस। तो जब आप अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हो, कहीं पे फंडिंग इशू नहीं है, कहीं पे एनवायरनमेंट बीच में आ जाता है, तो व्हाट यू शुड हैव, इसमें तुम्हारा आंसर क्या हो? तो आपको हमेशा देखो, ये मैं जनरली बातें बोल रहा हूँ, याद रखो, इस जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ये मैं आपको माइंड मैप बना के दे रहा हूँ कि इनको कहीं भी लॉजिक में लगाओ, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप बोल सकते हो। तो व्हाट वी हैव, वी शुड हैव अ, अब आप बोलोगे कि इन्वायरमेंट को टोटल प्रोटेक्ट करो, तो वो भी सही नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाओ, वो भी सही अप्रोच नहीं है। तो वी शुड हैव अ, हमको एक बैलेंस अचीव करना है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड बिटवीन डेवलपमेंट। इन दोनों में से किसी को भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट को भी साथ लेके चलना है, डेवलपमेंट भी करना है। तो देयर हैज टू बी अ मिड वे। अगेन, जिन लोगों ने बुद्धिज्म पढ़ा है, वन ऑफ द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म इज मिड वे। ना इधर जाना है ना उधर जाना है, बीच का रास्ता अडॉप्ट करो। तो अब ये आप यहाँ पे कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? Yes, Yes. sir. और व्हाट की यू कैन से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यू शुड ऑल्सो हैव अ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और यू शुड हैव अ रिस्क मिटिगेशन प्लान। मतलब आपसे इंटरव्यूअर ये पूछता है, अच्छा ये बताइए
जोशीमठ में तो अब आपने देखा ही है, जोशीमठ में तो बहुत ज्यादा क्राइसिस आया हुआ है था। तो अगर हम फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बना रहे हैं तो व्हाट वी शुड डू। अब तुम बोलो नहीं सर करना ही नहीं चाहिए, तो दिस इज आल्सो अ वेरी बैड अप्रोच। तो यू विल से कि सर वी हैव टू बैलेंस, डेवलपमेंट को भी करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो व्हाट वी शुड हैव अ गुड इकोनॉमी, व्हाट आई से कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका असेसमेंट निकालें, रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करें, और जो भी रिस्क अराइज हो सकते हैं उनके लिए एक मिटिगेशन प्लान लेके चले, लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट करें। तो इस तरीके से आपको वो पोर्ट्रे करना है। अब यहाँ पे यह है कि तुम चुप नहीं बैठोगे। देखो इन इंटरव्यू में व्हाट आई थिंक कि इफ यू आर गिविंग अ गुड आंसर, गुड लॉजिकल आंसर, तो इट्स ओके। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर की जरूरत नहीं है, एक ठीक ठाक, मैं बोल रहा हूँ एवरेज लॉजिकल आंसर इज ऑल्सो गुड। बस तुम कुछ ब्लंडर ना करो। अगर एक बच्चा बोल दे कि नहीं सर हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, तो तुम्हें वो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हो गया फंडिंग, फिर एनवायरमेंटल प्लान्स आ गए, देन और फर्दर यहाँ पे 2-3 डायमेंशन और ऐड हो सकती हैं। कुछ जैसे होता क्या है, कुछ प्रोजेक्ट्स में इट्स लाइक कि व्हाट आई से पोस्ट प्रोजेक्ट इश्यूज भी होते हैं, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पोस्ट प्रोजेक्ट इश्यूज। ठीक है, लाइक वो सस्टेनेबल नहीं है तो उस समय क्या किया जाए, वी आल्सो हैव अ मिटिगेशन प्लान। इसके बाद में जब आप प्रोजेक्ट अलॉट करते हो तो व्हाट शुड बी, गवर्नमेंट किस कंपनी को ऑफर दे रही है, तो इसके लिए टेंडरिंग एंड बिडिंग। तो टेंडरिंग एंड बिडिंग शुड बी फेयर, ये फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मॉनिटरेबल होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ये 3-4 डायमेंशन है, ये आप यहाँ पे बातें बोल सकते हो। तो आई गेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यू नीड फंडिंग को सॉल्व कर लिया, इन्वायरमेंटल कंसर्न होंगी, ये भी सॉल्व हो गया। तीसरा टेंडरिंग कैसे होगी, तो ये भी हो गया, इट शुड बी फेयर, ट्रांसपेरेंट, मैनेजेबल। पोस्ट प्रोजेक्ट कुछ इश्यूज आएंगे, ये है। तो जैसे मैं तुम्हें अपने एक हेल्थ सेक्टर का बता रहा हूँ, ये बेटा समझ में आया, कुछ और पूछना है इसमें? हेलो, बच्चों कनेक्शन पुअर है क्या? हेलो, ओके, सो एक तो ये रहा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हम हेल्थ में डिस्कस करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, तो व्हाट काइंड ऑफ लाइक हेल्थ सिस्टम यू हैव, किस तरीके का हमारे देश में हेल्थ गवर्नेंस या हेल्थ सिस्टम होना चाहिए? तो सबसे पहले तो एक तो आपका आएगा प्रिवेंटिव केयर, दूसरा आएगा क्यूरेटिव, कैसे हम अपने पूरे देश के हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करें। पहला प्रिवेंटिव, हम हेल्थ लोगों को बीमारी होने ना दें। इसके लिए हमें क्या काम करना होगा? वी शुड हैविंग अ गुड इनपुट लाइक फूड क्वालिटी को एश्योर करो, फूड एंड न्यूट्रिशन। क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए? यस। बच्चों के लिए देखिए, वी आर हैविंग मिड डे मील, क्योंकि हमारे देश में 0 से 5 साल के लगभग 50% बच्चे माल न्यूट्रिशन है, उनको जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है।
तो वी आर हैविंग अ प्रोग्राम कॉल्ड मिड डे मील। देन आप देखिएगा हम फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसको बोलते हैं हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जहाँ पे आपको राशन कार्ड के जरिए अच्छा खासा फूड मिलता है। तो यू हैव टू टेक केयर द फूड एंड द न्यूट्रिशन ऑफ दिस कंट्री, तो ये आपको करना है। प्लस अच्छा, मिड डे मील ये 0 से 5 साल के बच्चे के लिए नहीं था, लेट मी करेक्ट दिस, 0 से 5 साल के बच्चे के लिए था आंगनवाड़ी। हर स्कूल में एक आंगनवाड़ी अपॉइंट होती है, वो क्या करती है, को वो 0 से 5 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको अर्ली एजुकेशन और अर्ली उनका डाइट का वो ध्यान रखती है। पैकेज आपको यहाँ पे दलिया के पैकेट मिलते हैं जिनमें न्यूट्रिशन होता है, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो फूड इज अ इनपुट। अनदर इनपुट इज वाटर। वाटर क्वालिटी भी इंडिया में अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट इज डूइंग ए नंबर ऑफ थिंग्स। तो फूड पे ध्यान दो, वाटर पे ध्यान दो, एयर क्वालिटी पे ध्यान दो। एयर क्वालिटी स्पेशली इट इज अ इशू इन दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में मेन इशू है। पूरे देश में जो मेन इशू है दैट इज वाटर क्वालिटी। वाटर या तो फ्रेश क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल भी है तो उसकी कंटेमिनेटेड वाटर है, कहीं पे नाइट्रोजन कंटेमिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेमिनेशन इज देयर। तो वाटर की क्वालिटी को लेके भी बड़ा एक इशू है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। और फर्दर इसमें क्या किया जाए, इनपुट में फूड हो गया, वाटर हो गया, फर्दर लाइक गुड वैक्सीनेशन। गुड वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है। जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है आपको अच्छा वैक्सीनेशन देना है। इसके लिए व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष इनिशियली इसमें 7 वैक्सीन लगती थी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है छोटे बच्चों को, आजकल इसमें 12 के आसपास लगती हैं। तो यहाँ से भी हम, अब देखो देखो हेल्थ पे अगर आपसे बोलने के लिए पूछा जाए और आप सारी डिबेट को हॉस्पिटल, नंबर ऑफ डॉक्टर, दवाई इन्हीं तक ही ले जाएं, इसका मतलब है यू आर हैविंग अ हाफ नॉलेज। हेल्थ का वो क्यूरेटिव है, एक बार बीमार पड़ने की हम बात कर रहे हैं, बट हम ऐसा क्यों ना हो कि बीमार पड़ने से हम पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक प्रिवेंटिव है, बीमारी ना होने दें। तो पहला फूड में, यहाँ पे फूड क्वालिटी को भी एश्योर करना। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन अभी आप देखिए, अभी पता चला है कि हमारे देश में जो एमडीएच के मसाले हैं हांगकांग और सिंगापुर में, उनमें बहुत सारे कंटेमिनेशन मिले। तो फूड की जो क्वालिटी है, प्लस बहुत सारी आपकी हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है, लाइक शुगर इनटेक हम बहुत ज्यादा करते हैं, फास्ट फूड हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ट्रांस फैट हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो इन सबको रोकना है, ये सारा प्रिवेंटिव में आएगा। तो फूड एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, वाटर पे ध्यान देना है, ये 2 मेन की एरिया है। इसके बाद वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है, गुड वैक्सीनेशन पे। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को आप कर सकते हो। इसके बाद तीसरा में ध्यान देना है अर्ली डायग्नोसिस पे, अर्ली डायग्नोसिस पे। तो ये 3 मेन एरिया है आपके प्रिवेंटेबल के लिए, हम कैसे लोगों को बीमार होने ना दे। इसके बाद देन प्रमोशन ऑफ लाइक समथिंग लाइक फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट जहां पे हम लोगों को प्रमोट करें कि यू शुड बी डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। ओके, अब इसके बाद दूसरा फिर ये प्रिवेंटेबल, क्यूरेटिव तो आप बता ही सकते हो। क्यूरेटिव में सबसे पहले क्या क्या इशू है, पहला यहाँ पे इशू आ जाता है आपका क्यूरेटिव में, लाइक पहला आपका इशू है वी डू नॉट हैव ए, यहाँ पे सबकी डिफिशियंसी है, deficiency of doctors and other medical staff, then hospital नहीं है, then medicines बहुत costly है, मेडिसिन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, देन कुछ ऐसी बीमारियां एडवांस ट्रीटमेंट नहीं है, एडवांस ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है, R&D कम है। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले इफ वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ, यहाँ पे आपको पूरे एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करना पड़ेगा।
भी गवर्नमेंट बोलती है कि दी नंबर ऑफ BS सीट्स वो बढ़ा दिए हैं, आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा लिबरलाइज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा, तभी नंबर ऑफ डॉक्टर ज्यादा आएंगे। प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है, अ गुड रोल टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को आपको अच्छा खासा यहाँ पे रोल देना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ स्टाफ आएगा, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। इसके बाद में नाउ अब जहाँ पे फंड की बात आती है, लोगों के पास पैसे नहीं है, चलो आपने क्या करा, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आ गया यहाँ पे सप्लाई साइड, मतलब मेडिकल सर्विसेज की सप्लाई, सप्लाई में आप क्या लेके आ गए, हॉस्पिटल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी हैं, और मेडिसिन भी है, एडवांस टेक भी है, आपके देश में सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है। तो इसको ब्रिज करने के लिए यू शुड हैव इंश्योरेंस, इसको ब्रिज अप करोगे इंश्योरेंस से। वी शुड बी हैविंग अ गुड इंश्योरेंस सेक्टर, जहां पे अब गवर्नमेंट देती भी, आपको देखिएगा प्रधानमंत्री व्हाट आई से, देयर इज दिस पर्टिकुलर स्कीम जहां पे आपको 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख तक का, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है फॉर पुअर फैमिली। तो यहाँ पे तो अब उन लोग अगर वो बीमार पड़ रहे हैं और आपने सप्लाई इंश्योर कर दी, तो फंड एक उसमें दिक्कत नहीं आएगा, हमने इंश्योरेंस को इतना बढ़ा दिया, ठीक है। देन यहाँ पे ये फिर बहुत सारे यहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है। मेडिसिन में एक और दिक्कत है, फिर मेडिसिन एक्सपेंसिव बहुत है, तो जेनरिक मेडिसिन की तरफ हम जाए, तो देयर इज दिस, ठीक है। आई होप बच्चा समझ में आया होगा। अब बताइए कोई और इशू आप चाहते हैं डिस्कस करें तो, एनी अदर इशू? हेलो सर। हाँ, सर आपने इंश्योरेंस के बारे में बताया ना, सो नीति आयोग कॉल्स इट एज मिसिंग मिडल ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट। मैं भी आपको बता रहा हूँ, जस्ट इसी पे मैं एक्सप्लेन ही करने वाला था, मिसिंग मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, ये मैं, यस सर। हाँ, मिसिंग मिडिल क्लास क्या है, देखिए ये फिनोमिना, अच्छा ऐसे है ना, इस तरीके के की टर्म बड़ा काम करते हैं, अगर आपको समझ में आता है और आपने बता दिया तो इट लेफ्ट अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन लाइक इंटरव्यूअर। तो है क्या, सपोज दिस इज द इंडियन सोसाइटी, ठीक है, अब इसमें क्या है, जो लोअर पार्ट पे है, बॉटम एंड पे है, इनको गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, व्हाट आई से, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, you will get a benefit up to 5 lakh rupees, तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम, गरीब लोगों के लिए तो बहुत है। एंड देयर इज दिस रिच क्लास, देयर इज दिस रिच क्लास which do not have money issue, no money issue। अब यहाँ पे एक ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ मिसिंग मिडिल क्लास है, मिसिंग मिडिल क्लास, ये मिसिंग मिडिल क्लास है। अब इस मिसिंग मिडिल क्लास की दिक्कत क्या है, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी, तो इनके पास पैसा कम है कि ये इंश्योरेंस कराते नहीं है, और इतने ये गरीब नहीं है, दे आर नॉट पुअर इनफ कि दे कम्स अंडर व्हाट आई से गवर्नमेंट बेनिफिट इनको मिले, तो इनके लिए भी हमें कुछ करना होगा, बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो ये था। ठीक है बच्चों, आप कुछ आप स्पेसिफिक पूछना चाहते हो तो यू मे आस्क, कुछ स्पेसिफिक किसी को पूछना हो तो, अदरवाइज व्हाट वी विल डू नेक्स्ट क्लास से, क्लास के स्टार्ट होने से पहले आई विल लेट यू नो कि क्या क्या हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं,
क्या क्या इश्यूज है और किन किन पे आप करने वाले हो, आपको या किन किन पे पूछना है। लाइक नेक्स्ट क्लास में हम गोना टू डू यूथ, यूथ को लेके क्या प्रॉब्लम है सारा, और उसके बाद एक क्लाइमेट चेंज ले लेंगे, एजुकेशन ले लेंगे, 3-4 ऐसे थीम ले लेते हैं। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो यू मे आस्क, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो, कोई स्पेसिफिक कोई भी कॉन्सेप्ट हो किसी भी पॉइंट पे अगर आप कुछ जानना चाहें। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।